गुटन टैग। मैं फ्रिडिनांड टॉनीज हूं, जिसे जर्मन समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है और पारंपरिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत के एक प्रमुख संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मेरे कार्यों ने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन और आधुनिक जीवन पर नैतिक चिंतन दोनों के रूप में परिभाषित करने में मदद की। सोशियो एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अपने जीवन की यात्रा पर ले चलूंगा और समाजशास्त्र में किए गए अपने प्रमुख योगदानों को उजागर करूंगा, विशेष रूप से गमेंसशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट के बीच मेरी प्रसिद्ध भिन्नता और जर्मनी में समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में मेरी भूमिका। मैं 26 जुलाई 1855 को जर्मनी के उत्तर में स्थित एक छोटे से गांव ओल्डेंसवर्ट में जन्मा था। मैं एक प्रतिष्ठित और समृद्ध कृषक परिवार से था, जिसने मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। ग्रामीण समुदाय में बिताया गया मेरा प्रारंभिक जीवन बाद में पारंपरिक सामुदायिक जीवन और आधुनिक सामाजिक संरचना के बीच के अंतर को लेकर मेरी गहरी रुचि का स्रोत बना। मैंने जेना, बॉन, लीप्जिग, बर्लिन और अंत में ट्यूबिंगन विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, जहां से मैंने 1877 में क्लासिकल फिलोलॉजी, प्राचीन भाषाशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। हालांकि मेरी बौद्धिक रुचि शीघ्र ही औद्योगिक यूरोप की बदलती सामाजिक वास्तविकताओं की ओर मुड़ गई कि कैसे आधुनिकीकरण मानव संबंधों, अधिकार और नैतिक जीवन को पुनः आकार दे रहा था। मैंने 1880 के दशक में कील विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य आरंभ किया, लेकिन कई वर्षों तक मैं प्राइवेट डोसेंट, अवैतनिक व्याख्याता के रूप में कार्य करता रहा। 1913 में मुझे पूर्ण प्राध्यापक, फुल प्रोफेसर नियुक्त किया गया। संस्थानिक समर्थन सीमित होने के बावजूद मैंने अनुसंधान, शिक्षण और समाजशास्त्र को एक गंभीर अकादमिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किया। 1909 में मैंने मैक्स वेबर और जॉर्ज सिमेल के साथ मिलकर जर्मन समाजशास्त्रीय संघ डॉच जेसेलशाफ्ट फॉर सोशियोलॉजी की स्थापना की, जिससे समाजशास्त्र को जर्मनी में एक मान्यता प्राप्त अनुशासन के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। अपने निजी जीवन में मैंने ऑगस्टे पाउलीन राबे से विवाह किया, जिनके साथ मेरा एक दीर्घकालिक और सहायक संबंध रहा। हालांकि मैं शैक्षणिक जीवन में गहराई से डूबा हुआ था, हमारा विवाह वर्षों की गंभीर बौद्धिक मेहनत और बदलते राजनीतिक परिवेश के दौरान मुझे एक शांत और स्थिर आधार प्रदान करता रहा। हमारे 7 बच्चे थे और यद्यपि मैं अक्सर शिक्षण और लेखन में व्यस्त रहता था, मेरा परिवार मेरे जीवन का एक स्थायी और अहम हिस्सा बना रहा। मेरा सबसे प्रभावशाली कार्य जेमीनशाफ्ट और जेसेलशाफ्ट, सामुदायिक जीवन और सामाजिक संगठन 1887 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में मैंने सामाजिक संगठन के 2 मूलभूत रूपों का परिचय दिया। जेमीनशाफ्ट, सामुदायिक जीवन का आधार व्यक्तिगत संबंधों, साझा मूल्यों और भावनात्मक जुड़ाव पर होता है, जैसे कि परिवारों या छोटे गांवों में पाए जाने वाले संबंध। जेसेलशाफ्ट, सामाजिक जीवन का आधार निर्जीव, तर्कसंगत और अनुबंधात्मक संबंधों पर होता है, जैसे कि आधुनिक नगरों और नौकरशाही संस्थानों में देखने को मिलता है। मैंने देखा कि जैसे जैसे आधुनिक जीवन आगे बढ़ा, जेमीनशाफ्ट धीरे धीरे जेसेलशाफ्ट द्वारा प्रतिस्थापित होता गया। हालांकि इससे संरचना और कुशलता प्राप्त हुई, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक दूरी, निर्जीवता और नैतिक विखंडन की भावना भी उत्पन्न हुई। यह केंद्रीय विचार समाजशास्त्र में एक आधारभूत सिद्धांत बन गया, जिसने वेबर, दुर्काइम और अन्य विचारकों को भी गहराई से प्रभावित किया। इस प्रमुख योगदान के साथ साथ मैंने मर्यादा, नैतिकता, कानून, जनमत, दंड और सामाजिक जीवन को आकार देने में मानवीय इच्छाशक्ति की भूमिका जैसे विषयों पर भी लिखा।
हालांकि मैं इन रचनाओं का विवरण बाद में दूंगा, पर इन सभी में जो बात एक जैसी थी वह यह कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक भी होना चाहिए और मानवीय भी, नैतिक समझ और प्रायोगिक अंतर्दृष्टि दोनों पर आधारित। मैं राजनीतिक रूप से भी सक्रिय था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैं राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और सत्तावाद की बढ़ती प्रवृत्तियों का आलोचक बनता गया। युद्ध के बाद मैंने सामाजिक लोकतंत्र का समर्थन किया और आधुनिक समाज में नैतिकता, शिक्षा और नागरिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। मेरे ये मूल्य उभरते हुए नाजी शासन के विरोध में खड़े थे और 1933 में सत्तावाद का विरोध करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के कारण मेरे मानद उपाधियां छीन ली गईं। मैंने 1930 में शिक्षण कार्य से सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में भी लेखन कार्य जारी रखा। मैंने 9 अप्रैल 1936 को कील शहर में 80 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। मैंने एक ऐसे युग को देखा था जिसमें गहरे और नाटकीय परिवर्तन हुए। फिर भी मैंने कभी यह विश्वास नहीं छोड़ा कि समाज किस प्रकार एक साथ जुड़ा रहता है और किस आसानी से वह टूट सकता है। इस समझ की कितनी गहरी आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं आपको अपनी सोच की गहराइयों में ले जाऊं, मैं यह साझा करना चाहता हूं कि उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या था। अपने पूरे जीवन में मैं इस बात को लेकर चिंतित रहा कि लोग एक साथ कैसे रहते हैं, रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं, और जब परंपराएं कमजोर पड़ने लगती है तो समाज को एकजुट रखने वाली ताकत क्या होती है। मैंने देखा कि आधुनिक दुनिया सिर्फ अर्थव्यवस्था और संस्थाओं को ही नहीं बदल रही थी, बल्कि मानव संबंधों की बुनियादी संरचना को भी रूपांतरित कर रही थी। मेरा कार्य इन परिवर्तनों को समझने का एक प्रयास था, न तो अतीत को महिमामंडित करने के लिए और न ही वर्तमान की निंदा करने के लिए, बल्कि यह बताने के लिए कि हम इस प्रक्रिया में क्या प्राप्त कर रहे हैं और क्या खो देने का खतरा है। अब आइए उन विचारों की ओर बढ़े जो इस समझ की खोज से उत्पन्न हुए। पहला, जमीनशाफ्ट और जेसेलशाफ्ट। सामाजिक जीवन के 2 प्रकार। मेरे सबसे प्रभावशाली ग्रंथ जमीनशाफ्ट एंड जेसेलशाफ्ट 1887 में मैंने बताया कि सामाजिक संबंधों के 2 मूलभूत प्रकार होते हैं। पहला है जमीनशाफ्ट या समुदाय। यह पारंपरिक, घनिष्ठ और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई संबंधों को दर्शाता है, जैसे कि परिवार, गांव या घनिष्ठ मित्रों के बीच। जमीनशाफ्ट में लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और गहराई से परवाह करते हैं। उनके जीवन साझा परंपराओं, मूल्यों और भावनात्मक संबंधों से जुड़े होते हैं। दूसरा प्रकार है जेसेलशाफ्ट या समाज। यह आधुनिक शहरों, व्यापारों और सरकारों की सामाजिक दुनिया है। जेसेलशाफ्ट में संबंध अधिक औपचारिक और निर्जीव होते हैं। लोग आपस में मुख्यतः निश्चित उद्देश्यों के लिए बातचीत करते हैं, जैसे कि व्यापार, रोजगार या राजनीतिक समझौते। जमीनशाफ्ट से जेसेलशाफ्ट की ओर बदलाव यह दर्शाता है कि समाज कैसे विकास करता है और कैसे वह औद्योगिक और शहरी होता चला जाता है। हालांकि जेसेलशाफ्ट संगठन और प्रगति लाता है, यह अलगाव और संबंधों की क्षीणता की भावना भी पैदा कर सकता है। दूसरी अवधारणा, प्राकृतिक इच्छा और तर्कसंगत इच्छा, क्या प्रेरित करता है मानव क्रिया को? यह समझने के लिए कि समाज में लोग कैसे व्यवहार करते हैं, मैंने मानवीय प्रेरणा के 2 प्रकारों की अवधारणा प्रस्तुत की। प्राकृतिक इच्छा, नेचुरल विल, और तर्कसंगत इच्छा, रैशनल विल। प्राकृतिक इच्छा हृदय से आती है। यह भावनात्मक, सहज और अक्सर अवचेतन होती है। यह लोगों को घनिष्ठ, प्रेमपूर्ण और वफादार संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह इच्छा जमीनशाफ्ट, समुदाय का समर्थन करती है, जहां क्रियाएं विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित होती हैं। दूसरी ओर, तर्कसंगत इच्छा मस्तिष्क से आती है।
यह जानबूझकर की गई और लक्ष्योन्मुख होती है। लोग योजनाओं, गणनाओं या अपेक्षित परिणामों के अनुसार कार्य करती हैं। यह इच्छा जेसेलशाफ्ट समाज का समर्थन करती है, जहां संबंध तर्क, अनुबंधों और व्यक्तिगत लाभ पर आधारित होते हैं। ये दोनों प्रकार की इच्छाएं समाज में मौजूद होती हैं, लेकिन किस प्रकार की इच्छा हावी रहेगी, यह सामाजिक समूह की संरचना पर निर्भर करता है। तीसरी अवधारणा, जनमत, पब्लिक ओपिनियन, सामाजिक नियंत्रण का एक नया रूप। पारंपरिक समुदायों में लोग रिवाजों और साझा विश्वासों द्वारा मार्गदर्शित होते थे, लेकिन आधुनिक समाज में, जहां व्यक्तिगत रिश्ते कमजोर हो गए हैं, जनमत, पब्लिक ओपिनियन लोगों के व्यवहार को आकार देने में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखबार, शिक्षा और जनसंचार माध्यम, मास मीडिया, यह तय करते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे कार्य करते हैं। मैंने यह अध्ययन किया कि सामाजिक नियंत्रण में इस बदलाव का नैतिकता, कानून और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरा विश्वास था कि लोकतांत्रिक समाज में जनमत को स्वतंत्र और ईमानदार होना चाहिए। यह न तो प्रचार, प्रोपेगेंडा द्वारा संचालित हो और न ही केवल भावनाओं द्वारा, बल्कि यह तर्क और चर्चा से निर्देशित होना चाहिए। एक सोच-समझ रखने वाला जनसमूह ही एक स्थिर और नैतिक समाज का निर्माण कर सकता है, भले ही वह समाज तेजी से बदलती आधुनिक दुनिया का ही क्यों न हो। चौथी अवधारणा, रिवाज से कानून तक, सामाजिक मानदंडों का विकास। मैंने जिस एक और क्षेत्र का अध्ययन किया वह था कि सामाजिक नियम कैसे विकसित होते हैं। छोटे समुदायों में लोग रिवाजों, कस्टम्स का पालन करते हैं, ऐसी साझा आदतें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। जब लोग इन रिवाजों को सही या गलत के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो ये नैतिक नियम, मॉरल रूल्स बन जाते हैं। समय के साथ इन्हीं नैतिक नियमों में से कुछ औपचारिक कानूनों, फॉर्मल लॉज में बदल जाते हैं, जिन्हें सरकार या कानूनी संस्थाएं लागू करती हैं। मैंने यह तर्क दिया कि अच्छे कानून केवल बल, फोर्स के माध्यम से नहीं बनाए जा सकते। वे जनता के साझा मूल्य और परंपराओं से ही उत्पन्न होने चाहिए। यदि कानून संस्कृति और परंपरा की अनदेखी करके बनाए जाए, तो समाज उन्हें या तो अस्वीकार कर सकता है या फिर अनदेखा कर देगा। एक सफल कानूनी प्रणाली वही होती है जो उस समुदाय की नैतिक समझ को दर्शाती है जिसकी वह सेवा करती है। पांचवी अवधारणा, एक वैज्ञानिक और नैतिक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र। मेरे लिए समाजशास्त्र केवल तथ्यों और आंकड़ों का अध्ययन नहीं था। यह समझने का एक माध्यम था कि लोग एक साथ कैसे रहते हैं और क्या चीज समाज को एकजुट रखती है। मेरा विश्वास था कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक भी होना चाहिए, अर्थात सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन पर आधारित, और साथ ही नैतिक भी, जो मानवीय मूल्यों और संबंधों से संबंधित हो। 1909 में मैंने मैक्स वेबर और जॉर्ज सिमेल के साथ मिलकर जर्मन समाजशास्त्रीय संघ डॉच जेसेलशाफ्ट फॉर सोशियोलॉजी की स्थापना में सहायता की। हम चाहते थे कि समाजशास्त्र को एक गंभीर ज्ञान क्षेत्र के रूप में मान्यता मिले, एक ऐसा क्षेत्र जो समाजों को परिवर्तन का प्रबंधन करने में मदद करे और साथ ही नैतिक व सांस्कृतिक नींव की रक्षा भी कर सके। मेरे अकादमिक जीवन के दौरान मैंने समाज की बदलती प्रकृति, सामाजिक मानदंडों की नींव और मानव संबंधों को जोड़ने या तोड़ने वाली शक्तियों को समझने के प्रयास में कई महत्वपूर्ण कृतियां लिखीं। यहां मैं अपनी कुछ सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं और उनके पीछे के विचारों का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। एक, जमीनशाफ्ट अन जेसेलशाफ्ट, समुदाय और समाज, 1887। यह मेरा सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कार्य था। इसमें मैंने दो आदर्श प्रकारों की सामाजिक संरचना का परिचय दिया, जमीनशाफ्ट समुदाय और जेसेलशाफ्ट समाज। जमीनशाफ्ट जैविक,
भावनात्मक और पारंपरिक मानवीय संबंधों को दर्शाता है, जहां लोग साझा मूल्यों, परंपराओं और स्नेह के आधार पर एकजुट होते हैं। इसके विपरीत जेसेलशाफ्ट आधुनिक, तर्कसंगत और निर्जीव दुनिया को दर्शाता है, जो अनुबंधों, संस्थाओं और व्यक्तिगत हितों से संचालित होती है। यह पुस्तक इस बात को समझाने का मेरा प्रयास थी कि आधुनिकीकरण कैसे मानव संबंधों और सामाजिक एकता को प्रभावित करता है। दो सिक्ते, रिवाज। 1904 इस कृति में मैंने सामाजिक जीवन में रिवाजों की भूमिका का विश्लेषण किया। मैंने यह दिखाया कि कैसे रोजमर्रा की प्रथाएं, जैसे कि अनुष्ठान, अभिवादन और सामाजिक आदतें, हमारी नैतिक समझ को आकार देती है और अंततः औपचारिक कानूनों की नींव बन जाती है। मैंने तर्क दिया कि रिवाज धीरे धीरे नैतिक मानदंडों में बदलते हैं और फिर वे कानूनी नियमों का रूप ले लेते हैं। यह क्रमिक परिवर्तन सामाजिक स्थिरता और समरसता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यदि कानून गहराई से जड़ जमाए रिवाजों पर आधारित न हों, तो वे लोगों से कटे हुए और यांत्रिक बन जाते हैं। 3. क्रिटिक देर ऑफेंटलिचन मेनुंग, जनमत की आलोचना। 1922 जैसे जैसे आधुनिक समाज मीडिया और जनसंचार द्वारा संचालित होने लगा, मैंने अपना ध्यान जनमत, पब्लिक ओपिनियन की ओर केंद्रित किया। इस कृति में मैंने यह विश्लेषण किया कि कैसे समाचार पत्र, भाषण और राजनीतिक विमर्श के माध्यम से जनता की आवाज बनती है और वह कैसे व्यवहार, नीतियों और विश्वासों को आकार देती है। मैं इस प्रवृत्ति से आकर्षित भी था और सतर्क भी। जनमत स्वतंत्रता और नैतिक सोच को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन यह प्रचार या लोकप्रियता के द्वारा भटका भी सकता है। मैंने जोर दिया कि लोकतांत्रिक समाजों में जनमत को तर्कपूर्ण बहस और नैतिक दिशा से निर्देशित होना चाहिए। सच्चा जनमत ईमानदार, सामूहिक विचार विमर्श से उत्पन्न होना चाहिए, न कि प्रचार या लोकप्रियता से। 4. इन्फ्यू रंग इन डाई सोजियोलॉजी, समाजशास्त्र का परिचय। 1925 इस पुस्तक में मैंने समाजशास्त्र को एक अनुशासन के रूप में अपनी दृष्टि, विजन के अनुसार प्रस्तुत किया। मैं यह दिखाना चाहता था कि समाजशास्त्र न केवल एक वैज्ञानिक अध्ययन की विधि है, बल्कि मानवीय मूल्यों और सामाजिक संबंधों को समझने का एक उपकरण भी है। इसमें मैंने सामाजिक इच्छा, मानदंड, रिवाज और समुदाय के महत्व जैसे मुख्य विचारों पर चर्चा की, खास तौर पर उस युग में जब समाज तेजी से बदल रहा था। यह पुस्तक छात्रों और विद्वानों के लिए एक मूलभूत ग्रंथ के रूप में लिखी गई थी, जो एक सार्थक और नैतिक समाजशास्त्र को विकसित करना चाहते हैं। मेरे लिए समाजशास्त्र केवल आंकड़ों या प्रवृत्तियों का अध्ययन नहीं था, बल्कि यह लोगों, उनके संबंधों और उनकी साझा नैतिक जीवन की समझ थी। 5. ऑन एजुकेशन, साइंस एंड डेमोक्रेसी, शिक्षा, विज्ञान और लोकतंत्र पर विचार। 1931 यह मेरी अंतिम प्रमुख रचनाओं में से एक थी, जिसमें मैंने नैतिकता, राजनीति और समाज के भविष्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए। मैंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल मस्तिष्क का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण भी होना चाहिए। विज्ञान को हमेशा ईमानदार और स्वतंत्र रहना चाहिए और लोकतंत्र को केवल संस्थाओं पर नहीं, बल्कि समुदाय की भावना पर आधारित होना चाहिए। मैंने युद्ध, तानाशाही और मूल्यों के पतन को देखा था। यह पुस्तक मेरे उस आग्रह का स्वरूप थी कि समाज को तर्क, नैतिकता और मानव संबंधों की गहराई की रक्षा करनी चाहिए। एक स्वतंत्र समाज को केवल कानून नहीं चाहिए, उसे चाहिए समझदारी, जिम्मेदारी और एक साझा नैतिक दिशा। मेरी रचनाएं कभी भी सत्ता में बैठे लोगों की सेवा करने या भीड़ को खुश करने के लिए नहीं थी। मैंने लिखा समझने के लिए और सचेत करने के लिए। जैसे जैसे दुनिया और अधिक तार्किक, प्रौद्योगिकीय और संस्थागत होती जा रही है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें मानव क्या बनाता है: समुदाय, संबंध
परंपरा और नैतिक जिम्मेदारी। यदि हम इन चीजों को खो देते हैं तो समाज शायद चलेगा, लेकिन वो घर जैसा महसूस नहीं होगा। पसंद करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगली जानकारियों से जुड़े रहें। ढंके अन einen Skonen Tag Notch।